अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, लेकिन अगर आप चल भी नहीं सकते तो रेंगते रहें, लेकिन आगे बढ़ते रहें। 2020 का प्रीलिम्स मतलब सीसेट के कारण नहीं क्वालिफाई कर पाया। मैंने सिर्फ अपने कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़े, मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा और 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ूंगा। एक बार सफल होने के बाद कोई नहीं पूछता कि आपकी उम्र कितनी है, आपके अटेम्प्ट कितने लगे। अटेम्प्ट पूछ भी ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सफल हो गए तो आप आगे का जीवन आपका बेहतर रहेगा। विकास सर को आप किस तरह से देखते हैं एक मार्गदर्शक के रूप में? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के टॉपर्स व्यू प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, लेकिन अगर आप चल भी नहीं सकते तो रेंगते रहें, लेकिन आगे बढ़ते रहें। इसी विचार को जीते हुए अपनी सफलता प्राप्त की है हमारे आज के बीपीएससी टॉपर्स अमरजीत तिवारी जी ने। अमरजीत तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई है आपको। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो आप परिचय दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम अमरजीत तिवारी है और मैंने अभी हाल ही में 67 बीपीएससी में 49 रैंक के साथ डीवाईएसपी पद पर चयनित हुआ, जैसा कि आपने बताया। उसके बाद सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती स्कूल नीलानगर से पूरी की, 1 से 8वीं तक। उसके बाद सर मैंने पीसीएम बैकग्राउंड से उत्कृष्ट विद्यालय रीवा से अपना 12वीं पास की और उसके बाद सर हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने अपना स्नातक किया। तो जब रिजल्ट आया तो वो कैसा अनुभव रहा? सर वो ऐसा अनुभव था कि जिसको शब्दों में अभी मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ सर, एक गहरी अनुभूति थी और एक खुशी थी। और जो कहा जाए कि जिस लिए हम तैयारी करने आए थे वो उद्देश्य फलीभूत हुआ, तो अभी भी वो खुशी व्यापक रूप से फलीभूत है और सर शानदार रहा। तो जब आप रिजल्ट आपको पता चला तो आपको किसने बताया था? आप क्या कर रहे थे उस वक्त? सर वो लगभग सर 1 घंटे पहले चेयरमैन सर ने ट्वीट किया था कि एनआईसी को रिजल्ट भेज दिया गया है। तो मुझे पता था कि 1 घंटे बाद रिजल्ट आएगा। मैंने खुद ही चेक किया था रिजल्ट और आशा रही कि मतलब आशा के अनुरूप ही रिजल्ट में नाम रहा, तो सकारात्मक रहा। सकारात्मक रहा। तो किसको आपने सबसे पहले फ़ोन लगाया? सर सबसे पहले मम्मी को फ़ोन लगाया। क्या रिएक्शन रहा घर वालों का? मम्मी मतलब ये था कि उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि बच्चा मेरा सफल नहीं होगा, ये बात चिंता थी कि अगर उस असफल हो गया तो और परेशान हो जाएगा। और हर एक माता पिता को यही होता है कि बच्चा हमारा लगा रहे। तो मम्मी बहुत खुश थी, पापा भी खुश थे, अब सभी खुश हैं, दोस्त यार सब। सब। तो मन कैसे बनाया आपने सिविल सर्विस में आने का? सर ये लगभग 12वीं के बाद ही मेरा रुझान हो गया। मतलब 11वीं 12वीं के दौरान ही समझ में आया कि हमें इस दिशा में जाना चाहिए और घर परिवार से कोई था नहीं हमारे, तो इस कारण से एक रुझान बढ़ा। और मेरे बड़े भाई ऑलरेडी इंजीनियर थे, तो ये लगा कि चलो मैं इस फील्ड में जाता हूँ। और सर उसके बाद ही मैंने अपना इसीलिए मैंने स्ट्रीम भी चेंज कर दी 12वीं के बाद, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की ओर आ गया। तो परिवार से सपोर्ट रहा मतलब सिविल सर्विस में आने का? तो अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि सिविल सर्विस में आने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? मतलब कि जब आपने मन बना ही लिया तो उस मन बनाने के पीछे कोई तो कारण रहा होगा, तो क्या कारण था वो? सर एक मतलब एक रहता है कि आदमी देखता है हर रोज प्रतिदिन न्यूज़पेपर में कलेक्टर का नाम आता है, एसपी का नाम आता है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ रहा है मुझे बचपन से ही। तो न्यूज़पेपर में देखा करता था और उनकी सेवा करने की भावना, ये सब चीज़ें जो समाज में एक परिवर्तन ला सकती हैं, इस प्रकार की भावनाएं हमको प्रेरित की। और सर समाज में भी हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें इन लोगों को सम्मान बहुत है, तो एक सम्मान प्राप्त करने की लालसा भी कहीं ना कहीं रहती है। तो यही सब मतलब यही प्रेरणाएं थी सर। बिल्कुल। तो फिर कैसे तैयारी शुरू हुई? सर 12वीं के बाद मैंने जैसा कि बताया कि अपना ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड ले लिया और कॉलेज में आया। कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दिया था, लेकिन मोस्टली सर 3rd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। 3rd ईयर से मैंने कोचिंग स्टार्ट की और उसके बाद सर क्रम चला आ रहा है, कभी प्रीलिम्स मेंस और अंतोगत्वा सफलता मिली। तो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपने कोचिंग भी ली थी? सर जीएस के लिए मैंने कोचिंग ली थी और ऑप्शनल के लिए भी ली थी। सर विकास सर ने हिंदी साहित्य के लिए मुझे मार्गदर्शन दिया। और सर बाकी मैं दृष्टि अस्मिता प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ और मेंटरशिप का लगातार लाभ लेता रहा। ये सवाल बड़ा चर्चा में रहा है, बच्चों के बीच में जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर दृष्टि का ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, अस्मिता प्रोग्राम क्या है? एक बार आप बताएंगे विद्यार्थियों को? अस्मिता प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें छात्र को इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि आपको 2 वर्ष रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी दिल्ली में, ताकि आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर सकें। इसके लिए सर स्टेट पीसीएस यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए आपको एक बार, उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं आप एग्जाम देने के लिए। उसके बाद दृष्टि आईएएस स्वयं एक प्रोग्राम करवाता है, उसमें प्रीलिम्स लेता है, मेंस लेता है, इंटरव्यू, मतलब वही प्रोसेस। और उसके बाद लगभग 30 बच्चों का हर वर्ष चयन करता है। लगभग 30? जी। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अस्मिता प्रोग्राम में
क्या क्या फायदे आपको मिले और क्या क्या फायदे अन्य विद्यार्थी जो इसमें जुड़ेंगे क्या क्या मिलेंगे? सर जैसे मेरे रहने की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था है, लाइब्रेरी है, मेंटोरशिप है, टेस्ट सीरीज है। तो एक विद्यार्थी को चाहिए कि वो इन सब, क्या है कि खाने और दिल्ली में रहने और खाने की बड़ी समस्या है, यहाँ तक कि पानी भी हम लोग को लेना पड़ता है, बहुत प्रकार के झंझट हैं। और जहाँ जैसे हम इस प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार की कहा जाए कि झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात सर जो मुझे पर्सनली बहुत लाभ हुआ, एक ग्रुप मिल जाता है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप तैयारी के फेज़ में आए हैं और तैयारी के फेज़ में एक ऐसा ग्रुप मिल गया आपको, तो आपके लिए निश्चित तौर पे वो क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। तो एक ग्रुप मिल गया और अच्छे बच्चों का ग्रुप मिल गया और उससे लगातार गाइडेंस प्राप्त होती रही। जैसे अभी यूपीपीसीएस के मेंस के दौरान मैंने अपनी कॉपी चेक करवाई, तो एक ऐसे इनपुट मिलते हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं और जो इनपुट शायद आपको नहीं मिल सकता है। एक दोस्त जो आपकी कमी बता सकता है वो कोचिंग संस्थान, क्योंकि उनके लिमिटेशंस हैं। तो वो ग्रुप का मुझे सर विशेष तौर पे लाभ मिला। हाँ, एक ऐसा ग्रुप रहता है जहाँ से बहुत लोग पहले से सेलेक्टेड भी वहाँ पे मौजूद हैं, जो लगातार सेलेक्ट होते जा रहे हैं, तो उनकी क्या राय है परीक्षा को लेकर के, क्या नज़रिया वो रखते हैं, तो एक अच्छा नज़रिया निकल कर सामने आता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी पहले भी मुझे अस्मिता के मिले हैं और सबने जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर बताई थी कि रहना खाना एक जो चिंता वाली बात होती है पहले तो उससे मुक्त कर देते हैं। और एक चीज़ उन्होंने बताई कि जो गाइडेंस होता है तैयारी के बाद, गाइडेंस की कमी जो महसूस होती थी कि एग्जैक्टली हमें कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है पूरे प्रोसेस को, वो यहाँ पे करा दिया जाता था। तो अब एक ट्रेंड बन गया है कि कोचिंग के साथ साथ गाइडेंस का ये जो ट्रेंड है, तो आप इसको देखते हैं आगे में कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, गाइडेंस की जरूरत रहेगी? जी सर, ये सकारात्मक कदम है। जैसे हम लोग प्रिपरेशन करने आते हैं जिस बैकग्राउंड से, तो कोचिंग तो एक माध्यम है, क्योंकि कोचिंग में क्या सर एक लार्ज सेक्शन को पढ़ाया जाता है। उसके बाद गाइडेंस छोटी छोटी चीज़ें जरूरी हो जाती हैं। इस कदम में सर जैसे मेंटोरशिप है, तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी कमियां ही जब निखर के आती हैं तभी आप अल्टीमेटली एग्जाम में स्कोर कर पाते हो। बिल्कुल। तो सर इसका मतलब कहा जाए कि मेजर पॉइंट अभी से बड़ा योगदान है गाइडेंस का। बिल्कुल। वैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी जिसे लगता है कि उसे तैयारी करनी चाहिए, वैसे तो मेरा सवाल यही है कि क्या कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर इसमें वही बुद्ध का मध्यम मार्ग है। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। यदि आप सक्षम हैं तो बिल्कुल दिल्ली आगे कर सकते हैं, और यदि नहीं तो आजकल ऑनलाइन भरपूर मटेरियल मौजूद है, यूट्यूब में भी अच्छे कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन इस संदर्भ में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि उसमें बिखराव बहुत है यूट्यूब में। हाँ, तो आपको बिखराव से बचना होगा। और क्या होता है, कभी कभी पैसे बचाने के लिए आदमी यूट्यूब का सहारा ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2-3 साल 4 साल चले जाते हैं उसमें। तो आप एक व्यवस्थित अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप व्यवस्थित अध्ययन के लिए एक कोर्स ले सकते हैं किसी भी कोचिंग का, ऑनलाइन। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन कोर्स लें। अगर नहीं लेना है तो आप यूट्यूब में एक व्यवस्थित अध्ययन कीजिए, एक ही टीचर को पकड़िए, उसी को पढ़िए। ये नहीं कि आप मतलब आज अमेरिकी क्रांति आज पढ़ रहे हैं और पता चला कि उसके जस्ट बाद आप द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ रहे हैं। एक क्रम होना चाहिए। तो अगर आप क्रम मेंटेन कर रहे हैं, अनुशासित हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब गाइडेंस की प्रॉब्लम है तो एक जो भरोसेमंद कोई है प्लेटफॉर्म जहां से ऑनलाइन आप सारी चीज़ें व्यवस्थित क्रम से प्राप्त कर सकें, तो वो भी बेहतर है। जी सर, वो भी बेहतर है। तो वैसे ऑनलाइन कोर्स सस्ता भी पड़ जाता है, इसमें आपकी क्या राय है कि वो ठीक रहता है घर रह के तैयारी करना? सर आजकल वैसे भी मतलब मेरे कई सहपाठी रहे हैं, ऑनलाइन से ही पढ़ के टॉप कर रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन ऑफलाइन शिक्षा का अपना अलग महत्व है। अलग महत्व। और जैसे अभी कोविड के दौरान एक स्टडी भी आई, जैसे चल रहा था कि ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन एक ऑनलाइन एक माध्यम है, लेकिन ऑफलाइन में सर एक इन्वायरमेंट होता है, वो इन्वायरमेंट से आप वंचित हो जाते हो। तो दोनों के अपने जगह महत्व है। जैसे ऑफलाइन से कुछ टाइम भी वेस्ट होता है, तो कुछ प्रॉस एंड कुछ कॉन्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के, लेकिन अगर बैलेंस बनाया जाए, ऑफलाइन शिक्षा खत्म होने के बाद ऑनलाइन का सहारा आपको लेना ही पड़ता है। तो निरंतर वेबसाइट्स का विजन और वो निरंतर वेबसाइट का अध्ययन करिए, या यूट्यूब का सहारा लेके आप अपने करंट अफेयर्स को मौजूद कर सकते हैं। आपके स्टैटिक पोर्शन में जो कॉन्सेप्ट छूट गए हैं, आप उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मतलब क्लास करने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं, फिर आप यूट्यूब में सर्च करो और उनको आपको जैसे आप देखोगे तो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो दोनों का साथ लेके आप तैयारी को अपने परिपक्व बना सकते हैं। तो या तो ये ऐसा हो सकता है हाइब्रिड हम कर सकते हैं कि जैसे कि आपने ऑनलाइन अगर ऑफलाइन नहीं भी किया है और ऑनलाइन किया है, तो उसके बाद चूंकि प्रीलिम्स के बाद एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमारा ये अस्मिता प्रोग्राम ही है, तो हम देखें तो आप प्रीलिम्स क्लियर करिए, उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं, जो भी प्रोसेस है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आके आप अपने आप को निखार भी सकते हैं। तो एक हाइब्रिड तरीका भी ठीक लगता है। जी सर, बैलेंस होना जरूरी है। जी, तो अब तैयारी की ही बात करते हैं, तो आपकी तैयारी की शुरुआत कैसे हुई? मतलब कि स्पेशली हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपकी अप्रोच क्या रही? सर मेरा मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच था। पहले मैंने मेंस को ही टारगेट किया, और मेंस में भी आजकल क्या हो रहा है ना कि सर अगर आप तभी नंबर मिलते हैं जब आप ऑर्डर पॉइंट लिखते हो, फैक्ट्स लिखते हो, तो मेंस के दौरान ही फैक्ट्स की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है।
और जब भी एग्ज़ाम पास आता था तो सर जैसे यूपीएससी की तैयारी के दौरान मैंने 2 महीने स्पेसिफिक दिया एग्ज़ाम को। और स्टेट पीसेस के लिए आप 15-20 दिन दे सकते हैं, और 15-20 दिन में आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। यदि आपको जरूरत लगे तो 1 महीने भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर वो तैयारी पहले कैसी रही है उस पर निर्भर करता है। जी सर, मतलब आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। आप प्रीलिम्स या मेंस कभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे जब आपका बेसिक अच्छा हो। किसी भी छात्र को मेरा सुझाव रहेगा कि आप पहले अपना बेसिक अच्छा कर लें, ना कि बिखराव से बचें। पहले आप बेसिक अच्छा कर लें, उसके बाद अपने मतलब कंटेंट को और मजबूत और शार्प बनाते रहें। अब मेंस की बात करें, जैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो फिर मेंस कैसे? जैसे सर मैंने पहले बताया कि मेंस की प्रिपरेशन पहले की जाती है प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स के पहले ही। कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन एक सामान्य तौर पे बात कर रहा हूँ, एक सामान्य विद्यार्थी के लिए, हमारे जैसे विद्यार्थी के लिए, कि मेंस की प्रिपरेशन आप पहले कीजिए, और जो टाइम आपको प्रीलिम्स और मेंस के दौरान मिल रहा है उसका ढंग से यूटिलाइज कीजिए, तब आप स्पेसिफिक मेंस में फोकस हो जाइए। और प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान जो आप फैक्ट्स पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको मेंस में मदद करेगा। आप उनको डालिए और फैक्ट्स को जरूर डालिए। ये मैंने एक अपने 2021 के मेंस में की थी कि मैंने फैक्ट्स को इग्नोर किया। तो आप फैक्ट्स को जरूर डालिए, फैक्ट्स से नंबर मिलते हैं और इससे लेजिटिमेसी मिलती है आपको कि आपको उत्तर आता है सच में, और उसके माध्यम से आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपने बताया कि पूरी तरह से मेंस ओरिएंटेड हम प्रीलिम्स के बाद हो जाएं तो बेहतर रहेगा, तो वो मेंस ओरिएंटेड का मतलब क्या है? सर कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए न्यायिक सक्रियता पूछा प्रश्न में, तो आप न्यायिक सक्रियता की एक सिंपल सी डेफिनेशन, आपको फिर बहुत ज़्यादा उसमें से 1-2 केसेस जो आए हैं, उसके बाद न्यायिक सक्रियता के क्या लाभ हैं, क्या हानि है, आगे की राह क्या हो सकती है, ये सिंपल। अब आपको बहुत सारे केसेस का अध्ययन नहीं करना है कि इसमें न्यायिक सक्रियता में ये केस है, ये केस है। स्पेसिफिक दो फैक्ट्स याद कर लीजिए, 2 केसेस, उसके बाद आप प्रॉस एंड कॉन्स और वे फॉर्मूल में जाइए। ठीक है। और आंसर राइटिंग का क्या योगदान रहा उसमें? सर आंसर राइटिंग मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस दौरान मैं सर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मैंने देखा है कि आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से जरूरी नहीं है। आप मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अपना बेस बना लीजिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग कीजिए। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज का भी सहारा ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी आप गलतियाँ सुधारें। और टेस्ट सीरीज से एक अनुशासन मिलेगा, लेकिन आपकी सही जो गलती बताएगा वो आपका पीयर ग्रुप बताएगा। तो आप अपनी कॉपी जरूर अपने छात्रों के साथ, मतलब अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ, उनको दिखाएं और उनसे इनपुट लें, उसको सकारात्मक तरीके से लें, ना कि आलोचनात्मक तरीके से, और उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मतलब कोई आपको कमी बताए तो आप उससे नाराज ना हो, उसको समझने की कोशिश करें। जी सर। तो दृष्टि का जो अस्मिता प्रोग्राम था उसमें आपने पर्सनली अपना क्या इम्प्रूवमेंट देखा? सर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक ग्रुप मिल गया मुझे, और दूसरा सर चिंता से मुक्ति मिल गई। घर वालों के ऊपर भी दबाव नहीं पड़ा कि अब आर्थिक मुक्ति मिली। तो सर जैसे हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो आर्थिक प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस प्रेशर से मुक्ति मिली। सर दूसरा पीयर ग्रुप मिला। तीसरा सर मोटिवेशन मिला। हमारे कई सहपाठी हैं अस्मिता के, बहुत चयनित हुए, तो उनसे एक मोटिवेशन मिला कि ये हमारे दोस्त हैं, ये चयनित हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो अगर ये तीनों फैक्टर जुड़ जाएँ तो सर कोई भी सफल हो सकता है। और दृष्टि के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कोई सहायता? सर दृष्टि के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सर मैंने आपका देखा, मतलब करंट अफेयर्स के जो आप वीडियो डालते हैं, टारगेट बीपीएससी, वो मैं मतलब यूपी बीसीएस के एग्जाम में जब देने जाता हूँ देखता हूँ, और बीपीएससी भी जब देने गया देखा हूँ, तो उसके लिए मैं आपका सर विशेष तौर पे आभारी रहूँगा। धन्यवाद उसके लिए। एक सवाल, मार्गदर्शक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, किस तरह से अस्मिता में हमें मार्गदर्शक मिलते हैं, जब हम कोचिंग करते हैं उस दौरान भी रहते हैं, तो मार्गदर्शक की भूमिका लगातार पूरी तैयारी में बनी ही रहती है। विकास सर को आप किस तरह से देखते हैं एक मार्गदर्शक के रूप में? सर विकास सर को मार्गदर्शक की भूमिका में देखें तो मतलब यूपीएससी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं पूरे भारत देश में, तो अध्ययन तो एक कड़ी है, लेकिन मोटिवेशन और एक व्यक्तित्व निर्माण में विकास सर की भूमिका सबके ही जीवन में रही है। और सर जहाँ तक मेरे जीवन की बात है, तो मैंने बताया कि हिंदी साहित्य मैंने उनसे पढ़ा था, और हिंदी साहित्य में मतलब अच्छा स्कोर किया मैंने, यूपीएससी में ठीक किया था और यहाँ भी अच्छा स्कोर किया। और सर दूसरा सर विकास सर मतलब यहाँ अस्मिता के लिए उन्होंने जिस प्रकार की छूट दे रखी है कि आप अपनी समस्याएं बताओ, बस आपका समाधान होगा। तो जो किताबें चाहिए या कि जो हमको कोई भी कंटेंट चाहिए वो उपलब्ध हो जाता है। तो सर मतलब एक विद्यार्थी को यही चाहिए कि वो जो चाहे मिल जाए, और उसके बाद तो परिणाम सकारात्मक रहते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियों से तो आप यहाँ भी पार पा गए इस माध्यम से। वैसे कोई और चुनौती रही जिसने आपको काफ़ी परेशान किया लेकिन आपको रोक नहीं पाई? सर जैसे मेरी स्कूली शिक्षा ही बड़ी मतलब कहा जाए कि तंग स्थिति में थी। मतलब हम लोग किराए के कमरे में रहते थे रीवा में, और 13 साल किराए के कमरे में रहे, और मम्मी हमारी पढ़ाती थी, एक ही कमरे में रहते थे। तो उस दौरान भी थोड़ा मतलब सर स्थिति सही नहीं थी, और वो सबके जीवन में होता है। मतलब बहुत सारे संघर्षशील बच्चे हैं, उनके जीवन में ऐसी स्थितियाँ होती हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे लगातार बढ़ते रहना चाहिए, न कि उनको हार्डल की तरह देखना चाहिए। और सर कैरी के दौरान सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरे जीवन में भी आया। 2020 का प्रीलिम्स मतलब सीसेट के कारण नहीं क्वालिफाई कर पाया,
फिर 2021 में मेंस 11 नंबर से रुक गया, फिर 22 में फिर प्रीलिम्स फेल हो जाना। तो सर मतलब बहुत सारी हर्डल्स आए, लेकिन अगर आप सकारात्मक रहते हो और थोड़ा एक मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होते चीज़ों को लेके, आप इसको सहज मानते हो, ठीक है, अगर आप सफल होते हैं तो आप थोड़ा सा दिक्कत में तो आते हैं, लेकिन वो एक सहज प्रक्रिया है। तो आप उसको सहज तरीके से लें असफलता को और अपने लक्ष्य में लगे रहें, तो आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। मतलब कि असफलता तो बार बार आएगी, लेकिन सफलता को सिर्फ एक ही बार आना है, उसके बाद फिर सब ठीक हो जाना है। जी सर, इस संदर्भ में मैं अपने एक मेरे को सोसाइटी पढ़ाए थे सर, उनका एक बात बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आप क्या करो कि इसको एक टेस्ट मैच की तरह लो, जीवन को मतलब इस तैयारी को टेस्ट मैच की तरह लो। आपको बस, आप बॉलर हो, बैट्समैन आपकी बार बार हर गेंद को मार रहा है, बस आपको एक बॉल सही डालनी है, एक बॉल सही डालनी है, फिर विकेट आपका, एक विकेट आपका। तो सर बस बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे स्टेट पीसीएस यूपीएससी की, एक बॉल सही डालनी है बस। इस पूरी तैयारी के दौरान आपने अपने अंदर कौन सी खूबी देखी? सर इस दौरान मैंने अपना अंदर डेडिकेशन और सर दूसरा कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें मैंने अपनी तैयारी के अंदर देखी। और अगर कोई खामी देखें, हालांकि मुझे लगता है आपने खामी दूर कर ली होगी क्योंकि आप सफल हो चुके हैं, लेकिन क्या ऐसी खामी रही जिसे आपने पकड़ा, दूर किया, समझा? खामी सर जैसे मैंने देखा कि परेशान हो जाना, असफलताओं से परेशान हो जाना, लेकिन फिर भी मैंने उसको सकारात्मक में लिया। जैसे सर 2022 के जब प्रीलिम्स होने के बाद बहुत सारे लोगों ने समझाया कि आप भोपाल मत जाओ, मैं भोपाल चला गया। उसके बाद कहीं ना कहीं वो मैदान से भागने वाली स्थिति थी, लेकिन फिर 2 महीने बाद मैं फिर से रीस्टार्ट किया और फिर दिल्ली आया और अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो ऐसी चीज़ें आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, लेकिन आपको भागना नहीं चाहिए। और मैंने भी मतलब प्रयास किया कि ऐसी चीज़ों से दूर रहूँ, नकारात्मक चीज़ों से। बिल्कुल, आपने ये रीस्टार्ट वाली जो बात कही, ये काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि अभी ये चर्चा में भी है रीस्टार्ट। तो एक लंबा समय जब लगता है तो निराशा स्वाभाविक है कि हावी होती ही है। उस निराशा से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, फेस तो करना पड़ेगा। तो आप फेस कैसे कर रहे थे? आप अपना मोटिवेशन किस तरह से बना के रख रहे थे? कोई खास बात दिमाग में थी उस वक्त? एक तो सर परिवार वालों की आशाएं, और हमारी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि लगे रहो, होना ही है। और भैया हमारे मतलब बड़े भाई नीरज, वो कहा करते थे कि बस तुम लगे रहो, तुमको टाइम लग सकता है लेकिन होगा तुम्हारा जरूर। उस दौरान तुम्हें दिक्कत होगी और घर वालों को दिक्कत होगी। और सर एक बार सफल होने के बाद कोई नहीं पूछता कि आपकी उम्र कितनी है, आपके अटेम्प्ट कितने लगे। अटेम्प्ट पूछ भी ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सफल हो गए तो आप आगे का जीवन आपका बेहतर रहेगा। आपने 5 गेंदों में छक्के खाए हो, लेकिन आपने 6वीं गेंद में विकेट लिया और विकेट ही याद रहेगा। जी सर, और टेस्ट मैच में विकेट का बहुत महत्व है, भले आप 30 रन दे दिए हो 5 गेंदों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी तरफ से, जो एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहे हैं और अभी या तो करना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या सलाह देंगे उन्हें? सर मेरा मतलब एक जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से या हिंदी माध्यम पृष्ठभूमि से उन छात्रों को विशेष तौर पर सलाह है कि आप भटकाव से बचें और आप गाइडेंस, एक सही गाइडेंस लें। यानी एक और किसी भी कोचिंग संस्थान को आप ज्वाइन करते हैं तो उन पे स्ट्रिक्ट रहें, आप उन पर विश्वास दर्शाएं, वो आपसे योग्य हैं, आप भी उनकी योग्यता पर विश्वास रखो और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं से आप एकदम रिलाय रहो, कनेक्ट रहो। और एक तो भटकाव से बचो, दूसरा यह है कि आप बहुत सारे कंटेंट मत समेटो, आप कंटेंट को सीमित करो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टॉपर्स कंटेंट पढ़ते हैं आप वही कंटेंट पढ़ें। मैंने सिर्फ अपने कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़े, मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा, और 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तभी आप सफल हो सकते हैं, आप अपनी रणनीति स्वयं बनाएं, ये मेरा मानना है। यानी इस दौरान आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और अभी के लिए बहुत सारी बधाइयां। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमरजीत तिवारी जी। जल्दी मिलते हैं हम अगले एपिसोड में हमारे नए टॉपर के साथ, उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी, टॉपर्स व्यू दृष्टि पीसीएस में। तब तक के लिए धन्यवाद।